नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं मोशन, तो वो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। उसका मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रखा है। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो देखिए, फोर्स से हम क्या समझते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा कि जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें हिलना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने नाक को हाथ लगाना है, मतलब ये हाथ नाक को लगाना है, तो ये हाथ नाक पे लगाने के लिए मुझे अपने हाथ को हिलाना पड़ा। तो जो मेरे हाथ के जितने भी मसल्स थे उन्होंने काम करा, उन्होंने मस्कुलर फोर्स अप्लाई करी यहाँ तक पहुँचाने के लिए, किसको, हाथ को नाक तक पहुँचाने के लिए, जो एक बहुत ही माइन्यूट सी एग्जाम्पल है। तो ये वन ऑफ द वेरी एग्जाम्पल्स हैं कि जो फोर्स होती है वो होती क्या है। लेकिन अब हम अगर इसकी डिटेल में जाना चाहें कि जो फोर्स होती है वो होती कैसे है, क्यों है, तो वहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि कोई भी मोशन जब होता है शुरू में, मतलब जब कोई मोशन स्टार्ट होता है, उस मोशन को स्टार्ट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना, स्टार्ट करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए नहीं, उस मोशन को स्टार्ट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को हम बोलते हैं फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अब फोर्स के काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट की शेप है उसको भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये स्ट्रैप है, इलास्टिक स्ट्रैप। अब इसकी शेप नॉर्मल ये है, अगर मैं दोनों तरफ से, दोनों हाथों से इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये स्ट्रेच हो सकती है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, और अगर वापस छोड़ दूँ तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं देखूँ कि ये मेरे पास एक पिलो है, इस पिलो की मैं शेप को चेंज कर सकता हूँ यूजिंग माई फोर्सेस ऑफ माई हैंड। तो आप समझ रहे हैं कि हम अपने फोर्स को इस्तेमाल करके कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमें ये पता नहीं चला है कि फोर्स होती क्या है। तो बेसिकली फोर्स को अगर हम समझाएं तो वो ऐसे है कि अगर कोई भी धक्का लगाया जाए या कोई भी खिंचाव डाला जाए, अगर इंग्लिश में बोला जाए तो एनी पुश और एनी पुल इज बेसिकली नोन एज फोर्स। अगर आप किसी चीज़ को धक्का लगा रहे हो या आप किसी चीज़ को खींच रहे हो तो बेसिकली आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, फोर्स। जैसे एक बास्केटबॉल, ठीक है, ये बास्केटबॉल है। अब इस बास्केटबॉल को अगर हम दोनों बाजुओं से, दोनों तरफ से जोर लगाने की कोशिश करें और बराबर, अगर मैं राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से दोनों तरफ से जोर लगाता हूँ और बराबर जोर लगाता हूँ, तो ये बॉल ना इधर की तरफ जाएगी ना इधर की तरफ जाएगी, ये यहीं पे खड़ी रहेगी। अगर मैं पूरी जोर से भी जोर लगा दूँ ना, अपना सारा जोर लगा दूँ, लेकिन अगर दोनों तरफ से बराबर लगाऊँ तो ना ये राइट की तरफ मूव करेगी ना ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। बट अगर ऐसा हो कि मेरी राइट बाजू जो है वो ज़्यादा जोर लगाए और लेफ्ट बाजू जो है वो कम जोर लगाए, तो इस तरफ में जोर ज़्यादा आएगा क्योंकि ये जोर कम लगा रही है, ये इधर की तरफ नहीं भेज पाएगी। ये स्ट्रॉन्ग आर्म होगी ना, तो ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो जो बॉल है वो इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगी। अगर इसका उल्टा हो, लेफ्ट हैंड जो है वो ज़्यादा जोर लगाए और राइट हैंड जो है वो कम जोर लगाए, तो फिर क्या होगा, बॉल जो है दूसरे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो बॉल है वो बेसिकली किस डायरेक्शन में मूव करती है, उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा आ रही है एज इन कंपैरिजन टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर जो बॉल है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसे जो बॉल फोर्स ज्यादा लगे इस डायरेक्शन से, लेफ्ट हैंड से मेरे बॉल के ऊपर फोर्स ज्यादा लगे एज इन कंपैरिजन टू द राइट हैंड, तो बॉल किस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी। तो डायरेक्शन क्या थी, ये डायरेक्शन थी। अगर उल्टा हो, इस हाथ की फोर्स ज्यादा लगे, इस डायरेक्शन में जाए, समझ रहे हैं आप, अगर इस डायरेक्शन में जाए तो लेफ्ट हैंड उसको नहीं रोक पाए, जो ऑपोजिट फोर्स है वो कम पड़ जाए, मतलब ऑपोजिट पुश। बेसिकली फोर्स इज व्हाट, पुश और पुल। तो जो ऑपोजिट पुश है वो इस पुश के मुकाबले क्या पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए, तो फिर क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ। जहां की डायरेक्शन से फोर्स ज्यादा आएगी उस डायरेक्शन की तरफ में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। एक फोर्स से ये कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि फोर्स से हम ऑब्जेक्ट की शेप्स भी चेंज कर सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रैप की। फिटनेस स्ट्रैप या मतलब कोई भी इलास्टिक स्ट्रैप, आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो आपने फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करा है, जैसे ही आप उसके ऊपर लगी हुई फोर्स को छोड़ देंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट मिलता है नया, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो टॉपिक है हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर ऐसा हो कि टग ऑफ वॉर चल रही हो, यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं और यहाँ पे 2 पर्सन्स हैं, इनके बीच में अगर टग ऑफ वॉर चलेगी तो क्या होगा, पहले हमने पुश वाला एग्जांपल लिया था, अब हम पुल वाला एग्जांपल लेते हैं।
ये दोनों कंसिडर कर लेते हैं कि इसके पास इसके पास इसके पास और इसके पास नाम दे देते हैं इनको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वो मूवी देखिए ना, आई एम नंबर 4, ये उसी के 4 बंदे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, चारों के पास अपनी अपनी ताकतें बराबर हैं। 2 यहाँ पे खड़े हैं और 2 यहाँ पे खड़े हैं, और बीच में एक रस्सी है जो कि स्टील की लगा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा ताकतवर है। ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं किसको, रस्सी को। अब इनके पास टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स जो ये अप्लाई कर सकते हैं खींचने वाली, मतलब पुल वाली जो फोर्सेस हैं दोनों की, वो क्या होंगी, बराबर। अब इधर की तरफ भी बराबर फोर्स है, इधर की तरफ भी बराबर फोर्स है, तो दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस हो गया ना, इधर और इधर, जितना इधर की तरफ जाना चाहता है उतना ही इधर की तरफ जाना चाहता है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि कहीं पे भी एक तरफ से ज़्यादा नहीं आ रहा। अब क्या होता है कि फोर्थ पर्सन के पीछे आके एक और पर्सन इनके साथ ज्वाइन कर जाता है। आई एम नंबर 4 का आई एम नंबर 5 भी आ गया, ठीक है। तो जो नंबर 5 था ना, वो स्कूल का प्रिंसिपल, उसने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे नेट फोर्सेस हैं 2, ठीक है। इधर की तरफ की जो नेट फोर्स है वो है 2, और इधर की तरफ की जो नेट फोर्स है वो है 3, ठीक। इधर की तरफ है नेट फोर्स 2, इधर की तरफ है नेट फोर्स 3। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा, ऑब्जेक्ट या ये पूरा सर्कुल, जो पूरा मोशन है इसमें जो ये रस्सी है, ये किस तरफ जाएगी, जिस तरफ रिजल्टेंट बचेगा। इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है, इस तरफ बड़ा है, 3 इज ग्रेटर देन 2, तो 3 जो है वो ग्रेटर फोर्स है देन 2। 3 लोगों की ताकत 2 लोगों से ज़्यादा पड़ रही है, तो अगर ज़्यादा पड़ रही है तो जो रोप है उसकी जो पुल मोशन मिल रहा है, रोप इधर की तरफ चलना शुरू कर जाएगी। अलॉन्ग विद दीज 2 पर्सन्स, ये जो रोप है ये इधर की तरफ चलना शुरू कर जाएगी, बिकॉज जो टग ऑफ वॉर में यहाँ से जो पुल फोर्स इधर की तरफ जा रही है। अब डायरेक्शन देखिए क्या थी, इस तरफ को खींच रहा था, ये तीनों इस तरफ में खींच रहे हैं ना डायरेक्शन। अब अगर इस तरफ में खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जाएगा भी उधर को ही जाएगा जिधर की तरफ में उसको डायरेक्शन को फोर्स मिल रही है। उसको इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रही थी तो वो इसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस विच आर बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। अगर यहीं पे ऐसा होता कि ये वापस सिर्फ यही रहते 2 और 2, ठीक है। अगर ये भी 2 ये भी 2, फिर ना इसने कहीं जाना ना इसने कहीं जाना, तो खींचते रहेंगे जीवन भर जब तक थक नहीं जाते, तब तक ये खींचते रहेंगे। लेकिन ये जो रोप है ये कहीं की भी तरफ मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, बराबर भी इधर से बराबर इधर से, तो वो कहीं की तरफ मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर बढ़ जाए, जैसे वो पहले यहाँ पे अंकल जी खड़े थे, अगर बढ़ जाए तो फोर्स यहाँ की तरफ आ जाएगी, अगर यहाँ पे खड़े हो जाए तो यहाँ की तरफ आ जाएगी। मतलब जहाँ की तरफ जिस डायरेक्शन में वो ज़्यादा होगा, क्या ज़्यादा होगा, फोर्स, उस डायरेक्शन में मोशन होगा। इसका उल्टा एग्जाम्पल ले लें, लेते हैं अगर हम, कि ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तब क्या ये मूव करेगा? क्या अगर बीच में इन्होंने एक ब्लॉक रखा हो, यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं इन्होंने एक ब्लॉक रखा हुआ है बहुत बड़ा सा ना, वुडन ब्लॉक, और इसको ये यहाँ से दोनों फोर्स लगा रहे हैं, इसको दोनों यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये ऑब्जेक्ट कहीं मूव करेगा, ये ब्लॉक कहीं मूव करेगा? जी हाँ, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज यहाँ से और यहाँ से जो फोर्सेज आ रही हैं उनका नेट रिजल्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ से और यहाँ से जो फोर्सेज आ रही हैं उनका नेट रिजल्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं की भी तरफ मूव नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कोई एक नेक्स्ट पर्सन आके खड़ा हो जाए, तो अब यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ की तरफ 3 है और यहाँ की तरफ नेट फोर्स 2 है, समझ रहे हैं? यहाँ की तरफ नेट फोर्स 3 है, यहाँ की तरफ नेट फोर्स 2 है, तो 3 फोर्स यहाँ की तरफ लग रही है, 3 फोर्स यहाँ की तरफ लग रही है इस डायरेक्शन से। पहले इसी डायरेक्शन से फोर्स लग रही थी, अब इस डायरेक्शन से लग रही है, तो ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा। जबकि ये कमजोर है तब भी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा, बिकॉज जो इम्बैलेंस्ड फोर्सेज, अनबैलेंस्ड फोर्सेज हैं, उसमें यहाँ से जो नेट फोर्स आ रही है वो इससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ की तरफ मूव करेगा। इससे हम समझ पा रहे हैं कि अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेज में डिफरेंस क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई मेरे को इंप्रूवमेंट करनी हो वीडियो में, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।